निकाल दे तू खुद को निराशाओं के हुजूम से, निकाल दे तू खुद को निराशाओं के हुजूम से, बैठ जा तू सामने बस पढ़ने के जुनून से, कर हिम्मत मत डर मुश्किलों के पहाड़ से, और सवाल कैसा भी हो, सवाल कैसा भी हो, जवाब मिलेगा एडलिनो के कॉन्सेप्ट से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडलिनो। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत मैंने एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी से की, क्योंकि ये जो डर होता है, जब तक हमारे दिल और हमारे दिमाग के अंदर डर रहता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और तब तक हम अपनी मंजिल को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने दिल से, अपने दिमाग से डर जो है वो निकाल दें, ठीक है। तो आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम रोटेशनल डायनेमिक्स देखने वाले हैं, क्योंकि जब भी क्लास 11th या फिर नीट वाले से आप पूछते हो, जो नीट के लिए स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा होता है, अगर आप उससे पूछोगे कि भैया आपको सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है और कौन से चैप्टर से आपको डर लगता है, तो वो आपको बताएगा रोटेशनल डायनेमिक्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको आपका जो डर है रोटेशनल डायनेमिक्स से, वो सारा का सारा डर जो है वो निकालने वाला हूँ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये जो डर है, इस डर को पहले अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, उसके बाद हम रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़े हैं। पहला लेक्चर जो है वो सर्कुलर मोशन का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने सर्कुलर मोशन का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर ये लेक्चर देखो। अगर अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर ये वाला लेक्चर भी देख लो, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन है और सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल डायनेमिक्स का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूलाज, बेसिक टर्म्स सारी की सारी हमने इन 2 लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है, ठीक है। अगर अभी तक ये 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले ये देखो। आज के इस 1 शॉर्ट लेक्चर में हम रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करेंगे। नीट वालों के लिए और जेडब्ल्यू वालों के लिए ये रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। इन माइंड मैप्स में हमने पूरे के पूरे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड मैप्स में कंपाइल किए हुए हैं और कम से कम पेजेस पे नोट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इन माइंड मैप्स को आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम रोटेशनल डायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं। फिर भी यहाँ पे जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर में आपने सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं बताता जाऊँगा वो आपने अपने दिमाग में मेमोराइज करके रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और जो फार्मूले बताऊंगा अच्छे से ध्यान से सुनना और याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बराबर होता है S अपॉन R, ठीक है, S अपॉन R। S यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, R यहाँ पे रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट S निकालते हैं इस फार्मूले से, तो वो निकल के आता है रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो सर्कुलर मोशन का लेक्चर देखा था वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और ये सारी की सारी बेसिक टर्म्स वहाँ पे मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वो लेक्चर पहले जाकर देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, ठीक है। और एंगल की यूनिट की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। उसके बाद एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज जो होता है वो थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन के बराबर होता है, जिसको हम चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे ये फार्मूले मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं, इसलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस होता है वो बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा यहाँ पे स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी टी यहाँ पे स्मॉल चेंज इन टाइम है। यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो यहाँ से थीटा निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, जब हम डी टी को उस तरफ लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा की वैल्यू निकल के आती है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। इसी तरीके से जब हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, ये तो हम रोटेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही होती है, वहीं अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एस होता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या फिर डिस्टेंस कहते हैं। ये एस बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, डी टी यहाँ पे चेंज इन टाइम है। ठीक है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम टी। ओमेगा और टाइम टी के बीच में रिलेशन क्या है? फिजिक्स के मैक्सिमम चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। जब हम एसएचएम वेव्स पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में ये बेसिक फार्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, ओमेगा की बात करें तो ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, ये बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। ठीक है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। अगर हम वन रोड की बात करें तो एक रोड में जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। एक रोड में टाइम पीरियड 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर होता है। इस फार्मूले में अगर हम 1 अपॉन टी की जगह एफ फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो ओमेगा का फार्मूला इस तरीके का बन जाता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। जब हम इस फार्मूले में एफ की वैल्यू रखते हैं, 1 अपॉन टी की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे एफ की बात करें तो जो एफ होता है फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम रेवोल्यूशन पर सेकंड में मेजर करते हैं, आरपीएस में मेजर करते हैं। वैसे अगर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में आरपीएम दिया होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया होगा, तो पहले रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी वी। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है और वी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है। तो जिस तरीके से थीटा बराबर था, जिस तरीके से एस बराबर था आर थीटा के, उसी तरीके से v बराबर होता है आर ओमेगा के। ठीक है, तो v बराबर होता है आर ओमेगा। ठीक है, v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, r यहाँ पे रेडियस है सर्कल का, सर्कुलर पाथ का, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ पे v वेलोसिटी की बात करते हैं तो जनरली ये जो वेलोसिटी v होती है ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होती है वो बराबर होती है आर ओमेगा के। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर कहीं दिया होगा कि v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा तो ये रॉन्ग है, ये गलत इक्वेशन है। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमेशा याद रखना कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये ऑलवेज ट्रू है और यही वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इस ओमेगा और v के रिलेशन के ये जो रिलेशन है ओमेगा और v के बीच का, उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर होता है चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। जिस तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम के बराबर होता है, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, उसके बाद एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। ओमेगा 2 यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसको आगे हम डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी के बराबर भी लिख सकते हैं। डेल्टा ओमेगा यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टाइम है। तो इस तरीके से अल्फा एवरेज यानी जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी के। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात करें तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद इंस्टेंटेनियस
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंस्टेंटेनियस बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा यहाँ पे स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, डी टी यहाँ पे स्मॉल चेंज इन टाइम है। यहाँ से जब हम इस डी टी को उस तरफ लेते हैं तो डी ओमेगा यहाँ पे निकल के आता है अल्फा इंटू डी टी, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ओमेगा निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। ठीक है, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, डी टी यहाँ पे टाइम। अब यहाँ पे देखो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया था कि भैया जब आपको एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया होगा तो एक्सेलरेशन दे के अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो ये वाला फार्मूला यूज करना। इसी तरीके से अगर एंगुलर एक्सेलरेशन दे के एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए तो भैया ये फार्मूला यूज कर लेना, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। और लीनियर मोशन के केस में वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। उसके बाद ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी T1 से लेकर T2 तक। ठीक है, जो डेल्टा ओमेगा होता है वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी। और अगर इसको हम ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल लिखते हैं तो यहाँ पे हम T1 से T1 इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, वैसे ये सारी की सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की बात करें तो अगर मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को n से रिप्रेजेंट करता हूँ तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन 2 पाई ये बराबर होता है n के, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर होता है। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स एक्स्ट्रा वाच सर्कुलर मोशन लेक्चर मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स और वहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, लॉज ऑफ मोशन के भी, रोटेशनल डायनामिक्स के भी। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का जो लेक्चर है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो रोटेशनल डायनामिक्स का ही एक पार्ट है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात करें, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने सर्कुलर मोशन में पढ़े हुए हैं, तो जाकर ये लेक्चर देख लेना। ठीक है, उसके बाद मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वैसे तो अगर देखा जाए v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हर कंडीशन में वैलिड होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के फार्मूले की बात करें तो एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी हर कंडीशन में वैलिड होता है। बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई थी जो कि सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड होती हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने बताया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने बताया था, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as मैंने बताया था। तो ये 3 कंडीशंस, ये 3 इक्वेशंस वैलिड होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम रोटेशन पढ़ रहे हैं। तो जब मोशन होता है यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो जब भी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मोशन होता है उस केस में ये 3 इक्वेशंस वैलिड होती हैं। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन है ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हमने पढ़ाया था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसी को रोटेशन के केस में देखते हैं तो ये होता है ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो है अल्फा, ये यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, टी यहाँ पे टाइम है। तो इसी तरीके से बाकी की 2 भी इक्वेशन, जैसे यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो रोटेशन के केस में हम इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। उसी तरीके से जो एस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहाँ पे है एंगुलर के केस में, ठीक है, रोटेशन के केस में थीटा बराबर होता है ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको यानी आपस में जो है वो यानी कंपेयर करके ये इक्वेशंस आप लिख सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है जो v है उसकी जगह ओमेगा फाइनल लिखना है, u की जगह ओमेगा इनिशियल लिखना है, टाइम की जगह टाइम ही लिखना है, एक्सेलरेशन की जगह आपने अल्फा लिखना है। उसके बाद क्या है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ठीक है, बाकी सारी यानी बाकी जितनी भी इक्वेशंस है सब कुछ सेम है। ठीक है, उसके बाद हम टॉर्क की बात करते हैं।
देखो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम टॉर्क को कहते हैं और इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जिस तरीके से रोटेशन में एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, उस तरीके से सॉरी जिस तरीके से इस लीनियर मोशन में काइनेमेटिक्स में एफ बराबर होता है एम इंटू ए के, उसी तरीके से रोटेशन में टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा के, ठीक है। टाउ यहाँ पे टॉर्क है, आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिस तरीके से लीनियर मोशन में मास होता है। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जिस तरीके से लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है लाइक एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और ये आपने याद रखना है। उसके बाद टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना भाई कि एस बराबर होता है आर थीटा के, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो इनको सॉल्व करने के बाद टाउ निकल के आता है आर इंटू एफ, ठीक है। एफ यहाँ पे फोर्स है, टाउ यहाँ पे टॉर्क है, आर यहाँ पे रेडियस है। और फोर्स की बात करें तो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास सिंपल फोर्स दी हुई है तो उस फोर्स का अपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का एफ साइन थीटा है तो ये टाउ का फार्मूला बन जाता है आर इंटू एफ साइन थीटा। तो टाउ का फार्मूला आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा है, तो इसलिए टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ साइन थीटा। उसके बाद देखो मैंने बताया कि टाउ जो है वो बराबर होता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। लेकिन टाउ का दूसरा भी फार्मूला है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। वहां पे रेडियस नहीं, परपेंडिकुलर नहीं था, बल्कि फोर्स परपेंडिकुलर थी। इस वाले केस में फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि रेडियस परपेंडिकुलर है। तो आर परपेंडिकुलर इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे आगे जब मैं समझाऊंगा तो वहां पे आपको सब कुछ वैसे समझ आ जाएगा। जो आर परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और आर परपेंडिकुलर की जब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, आर परपेंडिकुलर जो है रेडियस का कंपोनेंट है थीटा एंगल पे, और जो थीटा एंगल पे रेडियस है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये, और ये आर साइन थीटा होगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पे ये डालते हैं तो टाउ निकल के आता है एफ इंटू आर साइन थीटा। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे आपने याद रखने हैं कि अगर फोर्स जो है वो पैरेलल टू रेडियस आर है तो उस केस में टाउ टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर होगी। अगर फोर्स एफ जो है वो रेडियस आर के परपेंडिकुलर है तो टाउ जो है वो जीरो के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखते हो एंगल की, थीटा की वैल्यू, तो इस फार्मूले में जब आप रखते हो तो टाउ जीरो के बराबर निकल के आता है। उसके बाद जब भी फोर्स, क्योंकि ये दो पॉइंट्स मैं चाहता तो यहाँ पे नहीं लिख के लाता, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट्स में ये यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं था ये यहाँ पे लिख के लाना, ठीक है। ये आपके ही काम आएगा, इसलिए यहाँ पे लिख के लाया हूँ ये एक एक पॉइंट्स, ठीक है। और बहुत सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज भी लिख के लाया हूँ जो मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं, अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत से ये पीपीटी में बना के लाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्स की बात करें, अगर फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है, अगर फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है तो उस केस में भी जो टॉर्क टाउ होगा वो जीरो के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है तो अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इसके अबाउट जो है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू अगर ये फोर्स पास होती है तो उस केस में टॉर्क जो होगी ना वो जीरो के बराबर होगी। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड केस है, वैसे आप इसको कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको बताए, इन कॉन्सेप्ट को यूज करके इस डायग्राम में अप्लाई करके आप ये फार्मूला निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी अगर नीट में डायरेक्टली पूछा जाए तो एक दो तीन मिनट वेस्ट करने से बेहतर अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद होगा तो आपका 1 मिनट या फिर 2 मिनट वहां पे बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आपको जबानी याद होने चाहिए। यहाँ पे आपने क्या समझना है कि अगर हमारे पास एम मास है, एम मास किसी स्ट्रिंग से या फिर किसी से भी लटका हुआ है, तो ये एम मास जो है ये इस वाली एक्सिस से थीटा एंगल पे है, ठीक है। और इस एम मास जिस चीज से यानी कनेक्टेड है, इस फिक्स्ड एंड से, ठीक है, जिस चीज से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, रोप, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है और थीटा एंगल पे है, किस यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा एंगल है। इसका मास स्मॉल एम है, अगर इसका मास स्मॉल एम होगा तो नीचे की तरफ इसका वेट डब्ल्यू लगेगा जो एम जी के बराबर होगा। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो इस एम जी का इस तरफ
mg sin थीटा कंपोनेंट होगा और इस तरफ mg cos थीटा कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे cos थीटा हमारे यहाँ किसी भी काम का नहीं है, हम यहाँ sin थीटा की बात करते हैं, इस वाले कंपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी डायग्राम देखने को मिलेगी जहाँ पे हमारे पास मास m है, ठीक है, मास m है और लेंथ यहाँ पे l है, ठीक है, तो इस मास का नीचे की तरफ mg वेट लगेगा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो इस तरफ इस mg का mg sin थीटा कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे अगर आपसे टॉर्क टाउ पूछी जाए तो वैसे तो आप जितने भी अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताए उन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ये आपने डायरेक्टली याद रखना है कि टॉर्क बराबर होता है mg sin थीटा इंटू एल। ठीक है, mg sin थीटा इंटू एल। अब ये कैसे, यहाँ पे देखो ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठूं, ये फार्मूला हमने इस वाले फार्मूले से निकाला जो हमने पढ़ा था कि टाउ इज इक्वल टू आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे अगर आप आर देखते हो तो आर यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे हम रेडियस को एल ही मानते हैं, आर को हो एल को हो एक ही बात है। तो यहाँ पे आर की जगह अगर हम एल रखते हैं और एल के परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो एम जी साइन थीटा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एम जी फोर्स नहीं ली, ना एम जी कॉस थीटा लिया, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लेनी थी और वो एम जी साइन थीटा है। इंटू एम जी साइन थीटा यहाँ पे करता हूँ तो ये निकल के आता है एम जी साइन थीटा इंटू एल की। ठीक है, तो जब भी ऐसी डायग्राम या ऐसा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में दिया होगा, ये डेटा की फॉर्म में भी दे सकता है एग्जामिनर, तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा तो उस केस में टाउ जो है वो एम जी साइन थीटा इंटू एल के बराबर होगा। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला ही देगा, हो सकता है क्वेश्चन में मास देगा, ठीक है, लेंथ देगा, थीटा देगा और आपसे पूछेगा टॉर्क क्या है। ठीक है, तो वैल्यूज को डाल के आप टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। और जिस तरीके से लीनियर मोशन में मास होता है, लीनियर मोशन में जिस तरीके से मास होता है उसी तरीके से रोटेशनल डायनेमिक्स में हम इसकी जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म यूज करते हैं। ठीक है, और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है ये बराबर होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट एम मास रोटेट कर रहा है और उस एक्सिस से मान लेते हैं एक्स एक्स डैश एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्सिस से एम मास आर डिस्टेंस पे है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सिस के अबाउट हमने फाइंड आउट करना है। अगर ये एम मास एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश बराबर होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर आपको पता चल गया, यहाँ से इस मास तक का डिस्टेंस आर है और एम यहाँ पे मास है। और यूनिट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एस आई यूनिट है वो के जी मीटर स्क्वायर है, के जी मीटर स्क्वायर है और इसकी डायमेंशन एम एल टू है। क्या है? एम एल टू है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर एक पार्टिकल ना देके बहुत सारे पार्टिकल्स दिए होंगे तो उस सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास मास m1 है, वो एक्स एक्स डैश एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे है, मास m2 है वो इस एक्सिस से r2 डिस्टेंस पे है और m3 मास इस एक्सिस से r3 डिस्टेंस पे है। तो इस केस में एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अगर आगे भी बाकी मासेस होंगे, m4 होगा, m5 होगा, तो वो भी आगे हम उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जनरल लिखते हैं, इन जनरल लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश वो बराबर होता है समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, summation of mr square that is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square and so on। अब यहाँ पे हमने कुछ एनालॉगीज देखनी है लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स की कुछ एनालॉगीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर लीनियर में लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर में हम उसको क्या कहते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जितनी भी लीनियर मोशन में टर्म होती है, लीनियर वेरिएबल्स हैं, उनको एंगुलर के केस में क्या बोलते हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लीनियर की अगर हम बात करें, सबसे पहली टर्म यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आती है। लीनियर के केस में हम इस डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर के केस में इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो एस बराबर होता है आर थीटा के या फिर थीटा बराबर होता है एस अपॉन आर के। ये तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल
डिटेल में बता दिया। यहाँ पे मैंने वैसे कंपाइल किया हुआ है, अगर देखा जाए तो ये सारी टर्म्स मैं बता चुका हूँ अभी तक। यहाँ पे मैंने एक कंपाइल किया हुआ है ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि एंगुलर के केस में कौन सी टर्म यूज़ होती है, लीनियर के केस में कौन सी टर्म यूज़ होती है। लीनियर के केस में हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। एंगुलर के केस में रोटेशन के केस में इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और v बराबर होता है r इंटू ओमेगा के, ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर के केस में, लीनियर मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सम टाइम at से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सर्कुलर पाथ पे कोई मूव कर रहा होता है तो उस बॉडी पे जो आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड स्ट्रेट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है उसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए इसको हम स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस एक्सेलरेशन को रोटेशन के केस में हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और इनके बीच में रिलेशन जो है वो है at इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, at इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, at यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन। वहीं अगर हम फोर्स की बात करें तो लीनियर मोशन के केस में हम फोर्स को सिंपली फोर्स ही कहते हैं और उसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंगुलर के केस में, एंगुलर मोशन के केस में फोर्स टर्म नहीं होती है बल्कि टाउ यानी कि टॉर्क होती है, ठीक है, टॉर्क होती है। जिस तरीके से लीनियर मोशन में F बराबर होता है m इंटू ए के, उसी तरीके से एंगुलर के केस में टाउ बराबर होता है I इंटू अल्फा के। यहाँ पे I की हमने मास m की जगह I रखा और अल्फा की जगह हमने ए की जगह हमने यहाँ पे अल्फा डाला, ठीक है, और इस तरीके से ये टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद अगर हम रिलेशन की बात करें, फोर्स F और टाउ के रिलेशन की बात करें, वैसे हम ये शायद आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो टाउ और F के बीच में रिलेशन है वो ये है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये वैसे वेक्टर फॉर्म भी इसको आप कह सकते हो, इनके रिलेशन की वेक्टर फॉर्म भी इसको कह सकते हो। तो टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। ये रिलेशन है टाउ और एफ फोर्स के बीच में। जिस तरीके से लीनियर मोशन में हम मास देखते हैं, मास जो होता है ये टर्म यूज होती है लीनियर मोशन में, इसी तरीके से एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में मास की जगह हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है ये देखते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो यूज करते हैं टर्म मास की जगह। और अगर हम रोटेशनल डायनेमिक्स में हम मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई देखते हैं, यानी टर्म यूज करते हैं, आई टर्म यूज करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म यूज करते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन जो है ये मैंने आपको बताया, आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर के। तो लीनियर मोशन में मास टर्म यूज की जाती है और एंगुलर मोशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास की जगह, और इनका रिलेशन क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास बहुत बड़ा मास है, जैसे मैंने आपको बताया m1 m2, मान लेते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम डायरेक्टली उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस मास को, उस कंप्लीट मास को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे स्मॉल मास में डिवाइड करना होगा। उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके हमारे पास फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्लीट मास है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास कंप्लीट मास है। तो अगर ये मास x डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है, तो हम इसके अंदर बहुत सारे डीएम मासेस जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी इस मास को डीएम मासेस में डिवाइड करते हैं। डीएम यहाँ पे स्मॉल मास है। मान लेते हैं कि एक डीएम मास जो है वो r1 डिस्टेंस पे है, दूसरा डीएम मास r2 डिस्टेंस पे है, तीसरा डीएम मास r3 डिस्टेंस पे है, चौथा डीएम मास r4 डिस्टेंस पे है, पांचवा डीएम मास r5 डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक डीएम मास का होता है वो डी के बराबर होता है, ठीक है, हर एक डीएम मास का। अब यहाँ पे आपने समझना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट मास है, इसके हमने छोटे छोटे पार्ट्स किए, डीएम मास में इसको डिवाइड किया, डीएम, और r1 डिस्टेंस पे एक है, r2 पे दूसरा डीएम है, r3 पे तीसरा डीएम है, एंड सो ऑन। तो इसका जो फाइनल अब यहाँ पे जो डीएम मास है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी डी ही होगा, इसका भी डी ही होगा। जितने भी हमने डीएम मास यहाँ पे लिखे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे डीएम मास होंगे उन सभी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और हम मान लेते हैं कि डी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आई जो है फाइनल यानी टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी जो है वो डी आई प्लस आगे भी डी लिख सकते हो प्लस डी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपने सोचना है कि r1 डिस्टेंस पे जो डी है वो डीएम r1 के बराबर होगा, जो स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डी है r2 डिस्टेंस पे वो डीएम r2 के बराबर होगा, r3 डिस्टेंस पे वो डीएम r3 के बराबर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है,
यहाँ पे dm r1 स्क्वायर होगा, यहाँ पे dm r2 स्क्वायर होगा और यहाँ पे dm r3 स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हुई है पीपीटी बनाते वक्त, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है। dm r1 स्क्वायर प्लस dm r2 स्क्वायर प्लस dm r3 स्क्वायर, आगे प्लस dm r4 स्क्वायर प्लस dm r5 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये निकल के आता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, ठीक है। तो i फाइनली निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनली निकल के आता है, ठीक है। dm यहाँ पे स्मॉल मास है, r यहाँ पे डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस dm मास तक। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत जगहों पे यूज होता है। सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है ये वैलिड है वन डायमेंशनल भी, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल बॉडीज भी, ठीक है। अगर बॉडी वन डायमेंशनल होगी, 2D होगी, 3D होगी, तो हर टाइप की बॉडी पे ये वाली थ्योरम वैलिड है। आउट ऑफ टू पैरेलल एक्सिस वन शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने दो एक्सिस लेनी होती है। एक एक्सिस, उन दो एक्सिस में से एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और जो दूसरी एक्सिस है वो वाली एक्सिस है जिस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। अब उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वही यहाँ पे हमने देखना है, ठीक है। वही हमें पता चलता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे। तो आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें वही पता चलता है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि इस थ्योरम में दो पैरेलल एक्सिस हमने लेनी है। उन दो पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और जो सेकंड एक्सिस है, दूसरी एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट हमने फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है इसका मास ए मास है, इसका मास ए है। हम सपोज करते हैं कि ये जो बॉडी है इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है। तो यहाँ पे कैपिटल M इसका मास हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक एक्सिस अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से यानी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्सिस जो है ये सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ, ये जो m मास की बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है। तो इस सेंटर ऑफ मास के जरिए, इस सेंटर ऑफ मास के थ्रू हमने एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, और दूसरी एक्सिस हमने वहां से ड्रॉ करनी है जहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट एक्स डैश एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगर इस एक्स डैश एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इसके पैरेलल में, इस एक्सिस के पैरेलल में आपको एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ करनी होगी, और यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से ड्रॉ हो रही है, और ये एक्सिस है एक्स डैश एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि इन दोनों एक्सिस के बीच में, एक्स डैश एक्सिस के बीच में और सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमने निकालना है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के जरिए, थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जो हमने फाइंड आउट करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश, वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो डिपेंड करेगी कि बॉडी क्या है। अगर बॉडी रॉड होगी तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, अगर बॉडी रॉड रिंग होगी तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, अगर ये बॉडी जो है वो डिस्क होगी, यानी हर एक बॉडी के केस में, हर एक बॉडी के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेरी करता है। और वो क्या होता है वो हम आगे आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। वो आपने याद कर लेना है, ठीक है। वो मैं आगे बिल्कुल अच्छे से लिख के लाया हूँ, वो आपने याद कर लेना है। तो अगर यहाँ पे हमने एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इनके बीच में हम a डिस्टेंस मान लेते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है अबाउट x डैश, वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ma स्क्वायर, ठीक है। m यहाँ पे मास है कंप्लीट बॉडी का, a यहाँ पे डिस्टेंस है इन दो एक्सिस के बीच में, ठीक है। और i अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है, वो डिफरेंट बॉडीज के लिए अलग होता है, और वो हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आपने समझना है कि अगर हमारे पास x, y और z एक्सिस है, अगर x, y और z एक्सिस यहाँ पे है, और बॉडी जो है, अगर बॉडी यहाँ पे x और y एक्सिस के बीच में है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z डैश होगा वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश। अब यहाँ पे आपने समझना है कि अगर
अगर बॉडी जो है वो एक्स और जेड यानी इस पोर्शन में होगी, अगर बॉडी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होगी तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई डैश एक्सिस के अबाउट वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। ठीक है, अगर बॉडी जो है वो y और z एक्सिस के बीच में होगी, अगर बॉडी जिसका मास m है अगर वो y और z एक्सिस के बीच में होगी तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x डैश है वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z z z डैश। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, तीनों फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आपने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से समझनी है क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस के केस में अगर सिमेट्रिकल बॉडी की बात की जाए, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स होता है वो बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई। हम मान लेते हैं कि अगर ये दोनों बराबर, इसको हम आई के बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, अगर आई एक्स आई वाई के बराबर है तो इसको अगर हम आई के बराबर मान के चलते हैं तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होगा वो 2i के बराबर होगा। कैसे होगा 2i के बराबर? क्योंकि ये आई वाई प्लस आई एक्स के बराबर होगा और ये दोनों बराबर होते हैं तो ये आई प्लस आई जो है ये 2i के बराबर यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी के लिए आई एक्स जो होता है वो आई वाई के बराबर होता है। हम मान के चलते हैं कि ये दोनों आई के बराबर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस 2i के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड बॉडीज ये आपने डायरेक्टली याद रखना है। इस चैप्टर में अगर देखा जाए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी टॉपिक से डरते हैं, तो इस टॉपिक से डरना नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम टर्म है, जिस तरीके से हम मास टर्म जो है वो लीनियर मोशन में डिफाइन करते हैं यूज करते हैं, तो उस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशन में यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का वेरी करता है। ठीक है, जैसे रॉड है, रॉड के लिए अलग होगा और किस एक्सिस के अबाउट हमने लेना है वो भी यहाँ पे देखना होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, एंड के अबाउट अलग होगा। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड जो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड ऑफ रॉड जो होगा वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख के लाया हूँ, लेकिन इसको आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के जरिए भी निकाल सकते हो। वो कैसे हमें पता, ये तो आपने याद करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास आपने याद करना है। ठीक है, एंड के अबाउट आपने एक एक्सिस ड्रॉ करनी है और उनके बीच में जो आप डिस्टेंस मानोगे तो उस तरीके से ये दो पैरेलल एक्सिस आपने लेनी है और इस तरीके से आप एंड के अबाउट भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के को अप्लाई करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद ही कर लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए, और पूछा भी बहुत बार गया है ये। ठीक है, तो नीट में जेडब्ल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल में यही है। ठीक है, तो ये आपने ये ज़बानी याद कर लेना है हर एक बॉडी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम रॉड की यहाँ पे बात करते हैं। तो रॉड के केस में यहाँ पे एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जितने भी मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा इसमें से ही पूछा जाएगा जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रॉड की बात करते हैं। रॉड जो है हम मान के चलते हैं कि उसका मास कैपिटल एम है और उसकी लेंथ कैपिटल एल है। अगर एक रॉड है उसका मास कैपिटल एम है, उसका लेंथ कैपिटल एल है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास जो है इन केस ऑफ रॉड वो बराबर होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ रॉड है, l यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है। लेकिन अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड्स ऑफ रॉड की बात करें तो वो बराबर होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड्स है, एंड्स ऑफ रॉड है, वो बराबर होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3 के। उसके बाद रिंग की बात करते हैं, तो अगर रिंग का मास हम कैपिटल M मानते हैं और इसका रेडियस कैपिटल R मानते हैं तो जो z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, z एक्सिस को हो या फिर सेंटर ऑफ मास को हो, एक ही बात है, वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर के बराबर होता है और डायमीटर के अबाउट, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना के लाता हूँ तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली फार्मूले लिख के लाया हूँ। क्योंकि डायग्राम एक्चुअली जो एग्जाम है ना वहाँ पे डायग्राम की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे अगर आपको फार्मूला याद होगा ना तो फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूले लिख के लाया हूँ और किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट पूछा गया है तो वो बराबर होगा एम आर अपॉन 2 के, वो बराबर होगा एम आर अपॉन 2 के।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होगा, ये मैं ठीक कर लूँगा बाद में। रिंग के केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर पूछा जाए तो वो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होगा। उसके बाद डिस्क की बात करते हैं। अगर हमारे पास डिस्क है, उसका मास कैपिटल एम है और उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो जेड एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है वो बराबर होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के। और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट डायमीटर जो होगा वो बराबर होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4 के। डिस्क के केस में आई जेड बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 और आई अबाउट डायमीटर बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 4। उसके बाद एंगुलर डिस्क की बात करें तो एंगुलर डिस्क जो होता है उसमें दो लेयर्स होती हैं। मान के चलते हैं कि एक लेयर का जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे लेयर का रेडियस R2 है और इस एंगुलर डिस्क का मास हम m मान के चलते हैं। तो जो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा वो बराबर होगा m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। ये आपने ज़बान याद कर लेना है। वैसे ये वाला फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद करके जाना। अगर एंगुलर डिस्क है, उसका एक रेडियस R1 है, दूसरा रेडियस R2 है, इसका मास कैपिटल M है, तो आई जेड बराबर होगा m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद रेक्टेंगुलर लेमिना की बात की जाए, अगर रेक्टेंगुलर लेम इसकी डायग्राम यहाँ पे मैं बना के लाया हूँ क्योंकि इसमें एक लेंथ ये वाली होती है और एक लेंथ इसकी ये वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी इसलिए यहाँ पे ये वाली डायग्राम में बना के लाया हूँ। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम की वहाँ वहाँ पे मैं बना के लाया हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में अगर इसका मास कैपिटल M है, इसका मास कैपिटल M है, इसमें हम दो एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस को यहाँ पे मैंने x डैश नाम दिया है, दूसरी एक्सिस को मैंने y डैश नाम दिया है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसको अगर मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको हम ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इस लेंथ को, ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x डैश वाली लेंथ है इसको अगर मैं स्मॉल l से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं यहाँ पे b से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको हम ब्रेड्थ भी कह सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं स्मॉल l से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है x डैश के अबाउट वो क्या है, तो वो बराबर होता है mb स्क्वायर अपॉन 12 के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन 12। m यहाँ पे मास है रेक्टेंगुलर लेमिना का, b यहाँ पे विड्थ है, इसकी विड्थ है जो y से y डैश तक का डिस्टेंस है, इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है y डैश का, ये b है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश, इस वाली एक्सिस के अबाउट अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो बराबर होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डैश बराबर होगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12। एम यहाँ पे मास है, एल यहाँ पे इसकी लेंथ है, रेक्टेंगुलर लेमिना की लेंथ है। उसके बाद अगर आई जेड की बात करें, जेड को आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी वैसे कह सकते हो। तो अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट पूछी जाए तो वो बराबर होगी आई एक्स प्लस आई वाई की। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट होता है वो बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के जो अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है और वाई जो होता है वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। और अगर डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल हम इसको कहते हैं, ये जो है ना ये, इसको हम डायगोनल कहते हैं। एक सेकेंड, अगर पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर लेमिना का जो डायगोनल है, ये वाली एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसके डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है वो बराबर होता है एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम क्या है, एल क्या है, बी क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया। उसके बाद ट्राइंगुलर लेमिना की बात करते हैं। आपके पास अगर ऐसा ट्राइंगुलर लेमिना दिया हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है और इसकी हाइट स्मॉल एच है, आपके पास ट्राइंगुलर लेमिना दिया हुआ है, ट्राइंगुलर लेमिना दिया हुआ है, इसका मास एम है और इसकी हाइट एच है, स्मॉल एच है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इसकी बेस जो है ये वाली इसकी बेस है, ठीक है, ये इसकी बेस है, तो इसको हम एक्स डैश एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको एक्स डैश एक्सिस। तो इस एक्स डैश एक्सिस या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस जो है वो बराबर होगा एम एच स्क्वायर अपॉन 6 के, ठीक है। तो इसका मतलब जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच स्क्वायर के। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट बेस वो एच स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ट्राइंगुलर लेमिना के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट होता है वो एम एच स्क्वायर अपॉन 6 के बराबर होता है। एम यहाँ पे इसका मास है, एच इस ट्राइंगल का हाइट है, इस ट्राइंगुलर लेमिना की हाइट है। और इस फार्मूले से हमें दिख रहा है कि जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एच स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर दिया होगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, लेकिन याद रखना कि आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में किस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि भैया ये वाली एक्सिस जो है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई होगा, इस एक्सिस के अबाउट आई होगा, इस एक्सिस के अबाउट आई होगा, इस एक्सिस के अबाउट भी आई डिस्टेंस ही होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अगर ये हमारे पास स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, तो अगर ये वाली साइड ए के बराबर है तो ये साइड भी ए के बराबर ही होगी। यहाँ पे हमने अगर आई जेड निकालना होगा, जेड एक्सिस के अबाउट इस स्क्वायर में, अगर स्क्वायर के केस में हमने जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो वो 2 इंटू आई के बराबर होगा। आई आपने इस डायग्राम के जरिए समझ लिया कि आई क्या है। आई यहाँ पे इस वाली एक्सिस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस डायगोनल के अबाउट भी आई कह सकते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस वो 2 इंटू आई के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वो एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है। और यहाँ पे ए की बात करें वो इसकी साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर है, और यहाँ पे आई एक्सिस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल की बात करें तो वो बराबर होता है एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो है ना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल है और ये एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है। और इसी आई एक्स और आई ऑफ डायगोनल को हम आई के बराबर मान के चलते हैं क्योंकि इस डायग्राम में हमने इसको आई कहा है, ठीक है, इसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस स्क्वायर के केस में वो भी एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे आपने ख्याल, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, स्क्वायर के केस में आई एक्स जो होता है वो आई वाई के बराबर होता है और वो आई अबाउट डायगोनल के बराबर होता है, और इस डायग्राम में हम उसको आई के बराबर मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आई अबाउट एक्स एक्सिस है उसको मैंने आई यहाँ पे नाम दिया है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है उसको भी यहाँ पे मैंने आई से रिप्रेजेंट किया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल, इसका डायगोनल ये है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बराबर होता है और आई के बराबर होता है, और ये आई जो है ये एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है। यहाँ पे आपने समझना है कि एक्स वाई और डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है और एम ए स्क्वायर अपॉन 12 के बराबर होता है। वहीं अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर अपॉन 6 के बराबर होता है। जेड एक्सिस को आप वैसे सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, लेकिन प्रोबेबली इसको हम जेड एक्सिस ही कहते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बराबर होता है एम ए स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है, एम ए स्क्वायर अपॉन 6। उसके बाद हॉलो स्फीयर की बात की जाए तो हॉलो स्फीयर अगर हमारे पास है, उस हॉलो स्फीयर का मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, तो हॉलो स्फीयर के केस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है और बराबर होता है 2/3 एम आर स्क्वायर के। आई अबाउट एक्स, आई अबाउट वाई इज इक्वल टू आई अबाउट जेड इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर। तो अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है, उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, तो आई एक्स बराबर होगा आई वाई के बराबर होगा आई जेड के बराबर होगा 2/3 एम आर स्क्वायर के। उसके बाद सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर अगर हमारे पास कैपिटल एम उसका मास है, कैपिटल आर उसका रेडियस है, तो आई एक्स बराबर होगा आई वाई के बराबर होगा आई जेड के, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास बराबर होगा 2/5 एम आर स्क्वायर की। तो जनरली सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, चाहे एक्स एक्सिस की बात की जाए, वाई एक्सिस की या फिर जेड एक्सिस की बात की जाए, इन सारी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद हॉलो कोन की बात की जाए तो हॉलो कोन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश जो होता है वो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता है। अगर हमारे पास हॉलो कोन है, हॉलो कोन का रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई डैश के
अबाउट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई डैश, वो बराबर होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के। उसके बाद सॉलिड कोन की बात करते हैं, तो सॉलिड कोन अगर उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट होगा, वाई वाई डैश के अबाउट होगा, वो 3/10 एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये जितनी भी मैंने अभी तक स्टैंडर्ड बॉडीज बताई, इन सारी की सारी स्टैंडर्ड बॉडीज का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्टली फार्मूला पूछा जाता है, कभी कभी डेटा देके मास देगा, रेडियस देगा, और आपसे कहेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फलानी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हो सकता है वो एक्सिस, कोई भी एक्सिस, डायगोनल हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई, कोई भी एक्सिस हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉलिड कौन की बात करूं, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश के अबाउट होता है, वो बराबर होता है 3/10 एम आर स्क्वायर। उसके बाद हॉलो सिलेंडर, देखो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सिलेंडर होते हैं, एक होता है हॉलो सिलेंडर और एक होता है सॉलिड सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर जो होता है, ये होता है लाइक पाइल्स ऑफ रिंग। अगर आप बहुत सारे रिंग्स जो है एक दूसरे के ऊपर रखते हो, तो एक टाइप का हॉलो सिलेंडर बनेगा, एक टाइप का हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर जो होता है वो लाइक पाइल्स ऑफ रिंग होता है, इसलिए जो हॉलो सिलेंडर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले होते हैं, वही रिंग के केस में भी होते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर होता है, वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। एम यहाँ पे मास है और आर यहाँ पे रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर है। अगर आपके पास ये हॉलो सिलेंडर है, इसकी लेंथ अगर कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल है, हॉलो सिलेंडर है, इसकी लेंथ एल है, अगर आपसे इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए इस हॉलो सिलेंडर का, वो बराबर होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12। ये आपने ज़बानी याद कर लेने हैं, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। वैसे तो अगर आप चाहो तो इसको फिर डिराइव करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, 5-6 मिनट लगते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिख के लाया हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ हॉलो सिलेंडर बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम एल स्क्वायर अपॉन 12 के। उसके बाद सॉलिड सिलेंडर की बात करूँ, तो सॉलिड सिलेंडर जिस तरीके से हॉलो सिलेंडर होता है पाइल्स ऑफ रिंग की तरह, उसी तरीके से सॉलिड सिलेंडर होता है पाइल्स ऑफ डिस्क की तरह। अगर बहुत सारी डिस्क को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर बन के आता है। यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस बात करें, सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता है। और ये अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, इसकी लेंथ एल है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा एम आर स्क्वायर अपन 4 प्लस एम एल स्क्वायर अपन 12। अगर आपको ये डायरेक्टली याद नहीं रहते हैं ये सारे फार्मूले, तो इसके लिए आप कोई ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से यानी इसको याद कर सकते हो किसी भी ट्रिक के जरिए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अपन 4 प्लस एम एल स्क्वायर अपन 12 के बराबर होता है। और एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इसके एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा जाए सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो एम आर स्क्वायर अपन 2 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉप, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट होता है। आगे हम कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ यानी कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड एक्सिस यानी वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो अपने ज़बानी याद कर ले। वैसे अगर उनको याद भी नहीं करते हो, लेकिन वो क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो स्टैंडर्ड है, ठीक है, डेटा दे के भी कभी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन का कोई भी यूज़ नहीं है। आगे हम इस रोटेशनल डायनेमिक्स को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, और ये रोटेशनल डायनेमिक्स का पहला पार्ट है, जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक कंप्लीट करने हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ये जितनी भी अभी तक मैंने स्टैंडर्ड बॉडीज़ बताई, जैसे रिंग है, डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, स्फीयर है, कोन है, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड बॉडी जो है, इनका अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक एक्सिस के अबाउट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज़ हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है इस रोटेशनल डायनेमिक्स का। क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में मैं रोटेशनल डायनेमिक्स को कंप्लीट कराने बैठूं, तो ये तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा बनेगा ये लेक्चर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने सारे फार्मूले मैं एक ही लेक्चर में बता दूँ, जिससे बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए 2 लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के बराबर होता है अंडर रूट आई अपॉन एम के। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है अंडर रूट के अपॉन एम, सॉरी अंडर रूट आई अपॉन एम।
अंडर रूट आई अपॉन एम। रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होता है अंडर रूट आई अपॉन एम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ से आई, यहाँ पे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम यहाँ पे मास है, और इस फार्मूले से अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल के आती है एम के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आई की वैल्यू निकल के आती है एम के स्क्वायर के बराबर। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, नीट 2026 में, नीट 2029 में इस टॉपिक पे सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आगे मैं बताऊंगा। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने ज़बानी याद कर लेना है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वैसे अगर आप चाहो तो कंप्लीट मेथड से भी कर सकते हो, जिसके फार्मूले यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट की बात करें, अगर हमारे पास ये कंप्लीट बॉडी है, इसका मास अगर कैपिटल एम है, अगर इससे हम थोड़ा सा पार्ट या स्मॉल पार्ट इस बॉडी से रिमूव कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वही यहाँ पे देखने वाला है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रिमेनिंग होता है वो बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क। यहाँ पे अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क की बात करेंगे तो इस फार्मूले में हम डिस्क ही यूज करेंगे। ठीक है, ये कोई भी बॉडी वैसे हो सकती है, अगर डिस्क होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट होगा किसी भी बॉडी का, वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। जो हमने रिमूव किया पार्ट उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने इस में से माइनस करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से माइनस करना है। तो जो रिमूव्ड पार्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम के जरिए समझाया है कि अगर हमारे पास ये डिस्क है, मान के चलते हैं ये हमारे पास क्या है, डिस्क है। ये जो है ये पूरी की पूरी हमारे पास डिस्क है, और इस पूरी डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और मान के चलते हैं कि हम यहाँ से इतना पोर्शन रिमूव करते हैं, और यहाँ पे जितना पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं उसका रेडियस हम स्मॉल आर के बराबर मान के चलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास कंप्लीट डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, जितना पोर्शन हमने रिमूव किया, रिमूव्ड पोर्शन का रेडियस स्मॉल आर मान के चलते हैं। जो स्मॉल जो हमने रिमूव किया पोर्शन उसका सेंटर और इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर जो है, इनके बीच का रेडियस हम स्मॉल डी मान के चलते हैं। ठीक है, इनके बीच का इस सेंटर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मास की बात करें, जो हमने यहाँ पे पोर्शन रिमूव किया, यहाँ पे जो हमने मास रिमूव किया, यहाँ पे जो हमने यानी पोर्शन रिमूव किया उसका जो मास है उसको अगर मैं एम डैश कहता हूँ, अगर इस मास को मैं एम डैश कहता हूँ तो ये एम डैश बराबर होगा सिग्मा इंटू ए के। ये बराबर होगा सिग्मा इंटू ए के। जो मास है, मास ऑफ यहाँ पे एम डैश मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट है, और एम यहाँ पे इस डिस्क का मास है। ठीक है, और एम डैश यहाँ पे मास है रिमूव्ड पार्ट का, ये बराबर होगा सिग्मा इंटू ए के। सिग्मा यहाँ पे डेंसिटी है, ए यहाँ पे एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एम डैश की बात करें, इसका दूसरा फार्मूला कैपिटल आर और स्मॉल आर के टर्म में ये वाला होता है, एम डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एम डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी आपने याद, ये दोनों फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ रिमूव्ड पोर्शन है, कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ कंप्लीट डिस्क है। यहाँ पे अगर हम जनरल इसको जब हम इस वाले फार्मूले को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि जो आई रिमेनिंग का जनरल फार्मूला होता है इन केस ऑफ डिस्क, वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस एम डैश आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डैश डी स्क्वायर। यहाँ पे ये कैपिटल आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्मॉल आर स्क्वायर है, और यहाँ पे ये डी स्क्वायर है। ये क्या होता है वो मैंने इस डायग्राम के जरिए आपको बता दिया। तो आपने याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट होता है इन केस ऑफ डिस्क वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस एम डैश स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डैश डी स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ कंप्लीट डिस्क है, और यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर अपॉन टू है और यहाँ पे जो एम डैश स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू है, ये दोनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं ये सेम एक्सिस के अबाउट आपने लेने हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ये सेम एक्सिस के अबाउट लेने हैं। अब यहाँ पे इफ मास ऑफ रिमेनिंग इज एम देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देखो ये नीट 2029 में शायद पूछा गया है। ठीक है, 2029 में शायद पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो रिमूव्ड पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है, एक तो कंप्लीट डिस्क का मास है, एक हमारे पास रिमूव्ड पोर्शन का मास है, और एक रिमेनिंग पार्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास है। अगर हम मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट
कैपिटल एम के बराबर मान के चलते हैं और इस कैपिटल एम को हम इस फार्मूले में अप्लाई करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास आई रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे निकल के आता है 13/24 mr², 13/24 mr²। अगर हमने किसी डिस्क में से, किसी बॉडी में से कोई पोर्शन रिमूव किया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास अगर हम कैपिटल एम यहाँ पे बोलते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 13/24 mr² के बराबर होगा। अगर आप चाहो तो इसको याद नहीं रख सकते हो, इसको याद रखना कंपलसरी नहीं है। वैसे अगर आप चाहो, क्योंकि ये 2-3 बार नीट में पूछा गया है और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख के लाऊंगा वो स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए इसको याद कर लेना। अगर हम डिस्क की बात करें जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और उसको अगर हम एक छोटा सा, उस डिस्क में हम छोटा सा होल करते हैं, हम मान के चलते हैं जो होल हमने इस डिस्क के अंदर किया उसका डायमीटर कैपिटल आर है। हम यहाँ रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, उसका रेडियस यहाँ पे r/2 होगा। हम यहाँ पे डायमीटर की बात करते हैं, तो उस होल का जो डायमीटर है अगर वो कैपिटल आर है, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट होगा वो 13 mr²/32 के बराबर होगा। मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ कि अगर हमारे पास डिस्क है और उसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, उस डिस्क में एक छोटा सा होल अगर हम करते हैं जिसका डायमीटर कैपिटल आर है, यहाँ पे मैं रेडियस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर रेडियस की बात करूँ तो रेडियस उसका r/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे r के टर्म में लिखना है, इसलिए यहाँ पे मैं डायमीटर बता रहा हूँ। उस होल का जो हमने इस डिस्क से रिमूव किया, उस होल का डायमीटर अगर कैपिटल आर है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का होगा वो बराबर होगा 13 mr²/32। यहाँ पे r रेडियस नहीं है, ये डायमीटर ऑफ होल है। तो अगर आप चाहो इन स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा, कभी रेडियस या फिर डायमीटर देगा, कभी मास देगा। अगर रेडियस देगा ना, इस कॉन्सेप्ट में, इस टॉपिक पे बेस्ड अगर रेडियस देगा ना, तो आपने यहाँ पे r की जगह ना r/2 करना है उस केस में, ठीक है। अगर डायमीटर देगा फिर तो यही फार्मूला चलेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो जो रोटेशनल डायनेमिक्स है ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए, और ये लेंदी यूनिट है, ठीक है, ये लेंदी यूनिट है, इसलिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट जो है वो आज हमने डिस्कस कर लिया, जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हमने देख लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले आज के इस लेक्चर में हमने देखे, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम रिमेनिंग रोटेशनल डायनामिक्स कवर करने वाले हैं। जितने भी बाकी टॉपिक्स अभी रह गए हैं, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम है, रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टॉर्क के डिफरेंट फार्मूला, और रोलिंग मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, रोटेशनल मोशन भी होता है। जैसे गाड़ी चलती है तो वो रोलिंग मोशन करती है। उसके बाद हम वर्क की बात करेंगे, आगे रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे, और ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ गायरेशन, इसके बारे में भी बताऊंगा सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको यहाँ पे समझ आया होगा तो अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लेक्चर को रिपीट करके देखना और फार्मूलों को याद करने की कोशिश करना। अगर आपको रोटेशनल डायनामिक्स के माइंड मैप्स चाहिए, माइंड मैप्स को हो या फिर फार्मूला शीट्स को हो, एक ही बात है। अगर आपको ये चाहिए या फिर शार्ट नोट्स चाहिए, शार्ट नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो वहाँ से जाके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम आपको माइंड मैप्स या फिर शार्ट नोट्स दे देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।